नमस्कार भाई लोग, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम आज करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री का। और वो भी कौन हिस्ट्री का? बहुत पहले जो सवाल पूछता आ रहा है कि मानव के खोपड़े का साक्ष्य कहाँ से मिला था, पहली बार चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला था, सिंधु सभ्यता के बारे में, वैदिक सभ्यता के बारे में, ऋग वैदिक सभ्यता के बारे में, उत्तर वैदिक सभ्यता के बारे में, इतिहास पढ़ने के प्रमाण क्या क्या हैं, क्या क्या साक्ष्य हैं, इस सबसे संबंधित जो सवाल पूछता है वो जल्दी रेयर केस में जल्दी किसी से बन नहीं पाता है। तो इसी हिस्ट्री का जो है पेज उठाए हैं हम और आज जो है टॉप 100 क्वेश्चन करेंगे। टॉप 100 का एकदम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लाए हैं छाट छाट के आपके लिए, है ना, जो हमेशा लगभग एग्जाम में पूछते रहता है। तो आइए इसी सीरीज को आज आगे बढ़ाते हैं और इसका सीरीज बना देंगे 1 बाय 1 करके, है ना। तो हिस्ट्री का आज का जो क्वेश्चन रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 का 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आप इसको गौर से देखिएगा और वो 100 क्वेश्चन में से 100 नहीं 200-300 क्वेश्चन रहेगा, ठीक ना। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं बात को, है ना। चलिए, देर नहीं करना है, ऐसे भी किसी के पास टाइम होता नहीं है, तो आपके पास भी टाइम नहीं होगा, तो देर नहीं करना है ना। चलिए देखिए, क्वेश्चन 1 में है कि पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। इतिहास का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये कि पशुपालन के साक्ष्य पहली बार कहाँ से मिला था कि लोग मानव लोग ह्यूमन सेपियंस जो है पशुओं को पालना शुरू किया था, है ना। तो पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य जो मिला है वो मिला है आदमगढ़ से। आदमगढ़ मध्य प्रदेश में एक जगह था, प्राचीन काल के बात है ये, अभी बात नहीं है बोल रहे हैं, है ना। तो ये कहाँ से मिला है? आदमगढ़ से मिला है, याद रखेंगे, मध्य प्रदेश से पशुपालन के साक्ष्य। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है, ये क्वेश्चन रहे तो करना आप मेहरगढ़। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है फिलहाल हाल में, है ना। तो कहाँ से मिला है कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य? मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ ध्यान रखेंगे, मेहरगढ़ से मिला है इसका साक्ष्य, ठीक ना, मेहरगढ़ से। ठीक, मेहरगढ़ से हाँ। तो हम इसके बारे में बोल रहे थे और इसी में आप एक क्वेश्चन और याद रखेंगे। देखिए, इसी में आपको एक क्वेश्चन याद रखना है कुछ इस तरीके से। हाँ, ये हो गया था क्वेश्चन नंबर 2। आइए क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 है कि चावल का प्राचीनतम साक्ष्य। अब की बार देखिए, वहां पे था कृषि का, अब की बार बोल रहा है चावल का प्राचीनतम साक्ष्य। तो चावल का प्राचीनतम साक्ष्य जो मिला है वो मिला है आपको कोल्डिहवा से। कोल्डिहवा इलाहाबाद में एक जगह है, वहीं से मिला है चावल का साक्ष्य। तो इसको याद रखेंगे अच्छे से, चावल का साक्ष्य कहाँ से हो जाएगा? कोल्डिहवा इलाहाबाद से। बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसे बार बार पूछता रहता है एग्जाम में, है ना, कि चावल के साक्ष्य कहाँ से मिला है, पशुपालन का कहाँ से मिला है, इस तरह के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में है तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से मिला है। अब की बार जो क्वेश्चन है, तांबा का प्रथम प्रयोग जो हुआ था उसका साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो तांबा का प्रथम साक्ष्य मिला था अतिरमपक्कम, जो पड़ता है जगह है मद्रास में। अतिरमपक्कम एक जगह है मद्रास में, वहीं से मिला था किसका? तांबा का सर्वप्रथम प्रयोग का साक्ष्य मिला था। याद रखेंगे ये सब क्वेश्चन। इसमें 4 क्वेश्चन है, चारों को हम ऑप्शन में दे दिए हैं। आप चाहें तो एक बार देखिएगा, वहीं से याद रह जाएगा। एक बार जल्दी से फिर से रिपीट कर देते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन था आपका पशुपालन का साक्ष्य कहाँ से मिला था, तो याद रखेंगे आदमगढ़ से, मध्य प्रदेश से। दूसरा है कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला था, तो मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान से। तीसरा क्वेश्चन था चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला था, तो इसको रखेंगे कोल्डिहवा से। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये सब। और क्वेश्चन नंबर 4 में है कि तांबे के सर्वप्रथम प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो ये मिला है अतिरमपक्कम, जो पड़ता है कहाँ पे? मद्रास में। तो 4 क्वेश्चन यहाँ से एक टाइप का हो गया। और अब आइए आगे। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि हड़प्पा स्थल की खोज किसने करी। इस तरह के हड़प्पा कालीन जो स्थल हैं कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट, वो बहुत बड़ा सवाल पूछते रहता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन वही है कि हड़प्पा स्थल की खोज किसने किया था, तो याद रखेंगे दयाराम साहनी। देखिए, इसमें ऐसे तो 3 नाम आता है, 4 नाम आता है, कई बार मुश्किल से 2 नाम आता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसी को याद रखना है आपको। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर कोई रहे तो नहीं रहे, लेकिन ये हर हाल में रहेंगे दयाराम साहनी जी। तो इसको याद रखेंगे आप, है ना। हड़प्पा स्थल की खोज होगा कौन? दयाराम साहनी।
उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 में है मोहनजोदड़ो स्थल की खोज किसने करी थी। तो मोहनजोदड़ो स्थल जो है वो है कौन, राखाल दास बनर्जी जो है वो समय के पुरावेता, वो खोज किए थे मोहनजोदड़ो के, है ना। तो दयाराम हो गया कौन, दयाराम हो गए हड़प्पा के, और राखाल दास बनर्जी हो गए किसका, मोहनजोदड़ो के। एक है NG मजूमदार, है ना। वही क्वेश्चन आगे दिया हुआ 7 में, चन्हूदड़ो की स्थल की खोज किसने किया था। चन्हूदड़ो जो स्थल है उसका खोज किए थे कौन, कौन किए थे, NG मजूमदार। NG मजूमदार इसकी खोज किए थे चन्हूदड़ो के। और क्वेश्चन नंबर 8 में भी वही से क्वेश्चन है कि कालीबंगा स्थल की खोज किसने किया था। तो सबसे लास्ट में देखिएंगे BK थापर, BK थापर जो है किए थे किसका, कालीबंगा के खोज, कालीबंगा खोज किए थे कौन, BK थापर, BK थापर। तो इस तरह से सब क्वेश्चन लाए हैं छाट के आपके लिए, एक टाइप का एक जगह रख दिए हैं। ठीक, आगे देखते जाइए, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन और रहते जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि अन्न भंडार, पारदर्शी वस्त्र पहने हुए मूर्ति तथा मछुआरे का चित्र, ये जो साक्ष्य मिला है ये कहाँ से मिला है। ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन रहता है, इसका हम ट्रिक बनाए हुए, हमको तो पूरा पूरा याद है, लेकिन अब तो करना है आपको ना, ट्रिक बता देंगे एक दिन ना, हम बता देंगे ट्रिक इसका बहुत शानदार ट्रिक बनाए हैं हम, ताकि उसको एक बार पढ़िएगा तो एक स्थल में जितना भी साक्ष्य मिला है टोटल का टोटल आधा जाएगा आपको उसमें से। लेकिन फिलहाल के लिए इसको याद रखेंगे, अन्न भंडार रहेगा, या पारदर्शी वस्त्र पहने हुए मूर्ति रहेगा, तथा या रहेगा क्या, मछुआरा का चित्र। ये तीनों का साक्ष्य मिला है हड़प्पा से। ये तीनों का साक्ष्य कहाँ से मिला है, हड़प्पा से मिला है इस तीनों का साक्ष्य। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 में है, 10 में है, देखो यहाँ पे था एक विशाल स्नानागार, एक था कांस्य निर्मित नग्न महिला की मूर्ति, और एक था दाढ़ी वाले पुजारी, है ना। तीनों याद रखेंगे, कौन कौन बोले हैं, विशाल स्नानागार नहाने वाला जगह, कांस्य निर्मित नग्न महिला की मूर्ति, और दाढ़ी वाले पुजारी। ये तीनों का साक्ष्य मिला है कहाँ से, तो इन्हों तक साक्ष्य मिला है कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से इसका साक्ष्य मिला है। याद रखेंगे, ये सब जो क्वेश्चन हम ला रहे हैं छाट के, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट कभी कभी दरोगा पूछ देता है कि इसका खोज कहाँ से हुआ, इसका साक्ष्य कहाँ से मिला है ना, ये सब पूछ देता है। 10 का हो गया ये। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि मनक्के का कारखाना, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता, और लिपस्टिक प्रसाधन, इसका साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो इसका साक्ष्य मिला है कहाँ से, चन्हूदड़ो से। चन्हूदड़ो से ध्यान रखेंगे, मनक्का के कारखाना के उस समय बताइए आविष्कार हो चुका था, मतलब चल रहा था व्यवस्था मनक्का के कारखाना का। एक है बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता, कुत्ता जो है बिल्ली का पीछा कर रहा है, तो उसका जो है पैर का निशान है, उस साक्ष्य कहाँ से मिला है, चन्हूदड़ो से। और एक और है लिपस्टिक साधन, ये लिपस्टिक साधन कहीं ना कहीं पूछा हुआ क्वेश्चन है, हमको ध्यान में नहीं है, लगता शायद BPSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये सब का जो साक्ष्य मिला है, ये मिला है कहाँ से, चन्हूदड़ो से, चन्हूदड़ो से। और उसी प्रकार का एक और है, देखिए सब में 3-3 को हम शामिल किए हैं, ताकि 3 चौक 12 को आपको याद हो जाए एक ही बार में, है ना। तो आपको देखने में लगेगा 3 ही क्वेश्चन है, लेकिन 3 चौक 12 क्वेश्चन है। इसीलिए शुरू में हम बोले थे कि आप रहेगा तो 100 क्वेश्चन, लेकिन उसमें से 250-300 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा इतिहास का, है ना। तो एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। देखिए आगे है, जुते हुए खेत, खेत जुता हुआ था, है ना। और है क्या, जुते हुए खेत, अग्नि हवन कुंड एवं चूड़ियों का साक्ष्य, चूड़ी जो महिलाएं पहनती है वही वाला, है ना। जूते हुए खेत है, अग्नि हवन कुंड है, या सीधे सीधे हवन कुंड रहेगा, और चूड़ियों का साक्ष्य। ये तीनों का प्रमाण मिला है कहाँ से, मिला है कालीबंगा से। कालीबंगा से मिला है इस तीनों का प्रमाण, इसको भी ध्यान में रखेंगे। तो इस तरह से तीनों में 3-3 क्वेश्चन था, सॉरी चारों में 3-3 क्वेश्चन था, है ना। 4 क्वेश्चन दिए थे हम, चारों में 3-3 को क्वेश्चन था। एक बार फिर से जल्दी से हम रिपीट कर देते हैं, देख लीजिएगा जल्दी से, है ना। देखिए, अगर रहेगा अन्न भंडार और वस्त्र पहना, पारदर्शी वस्त्र पहना हुआ मूर्ति और मछुआरा, मूर्ति और मछुआरा, और है क्या, अन्न भंडार, तो रहेगा हड़प्पा। कौन रहेगा, हड़प्पा। उसी प्रकार से रहेगा आपको स्नानागार, है ना, आपको रहेगा स्नानागार, कांस्य निर्मित नग्न महिला, और दाढ़ी वाला पुजारी। तब करना है किसका, मोहनजोदड़ो को ठीक करना है, ठीक ना। वही रहेगा मनक्का के कारखाना, यहाँ पे कहाँ गया, मनक्का के कारखाना, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता, और एक रहेगा लिपस्टिक प्रसाधन। तो ये सब का करेंगे कहाँ पे, चन्हूदड़ो से। और एक रहेगा जुता हुआ खेत, अग्नि हवन कुंड, और चूड़ी रहेगा, कुआं रहेगा, पहली बार कृषि रहेगा, है ना। तो ये सब का होता है कहाँ से, कालीबंगा से इसका खोज हुआ था, कालीबंगा से इसका साक्ष्य मिला है। तो ये सब क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछते रहता है। ठीक, अब आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है
क्वेश्चन नंबर 13 में कि हड़प्पा कालीन सभ्यता में निम्न में से किसका अवशेष नहीं मिला है। ये क्वेश्चन भी पूछता है कभी कभी। जैसे मान लिया हम पढ़ रहे हैं शुरू से कि सबका मिल रहा है, सबका मिल रहा है, इसका साक्ष्य मिला है, उसका साक्ष्य मिला है, उसका साक्ष्य मिला है, उसका साक्ष्य मिला है, लेकिन उसी में सवाल पूछ देगा कि किसका नहीं मिला है। अब ले, इसका तो ध्यान नहीं दिए आप, तो इसको भी ध्यान रखना है कि अच्छा, एनसीईआरटी के खास बात है कि एनसीईआरटी में स्पेशली इस तरह के सवाल को पूछ दिया जाता है। तो ध्यान रखेंगे किसका साक्ष्य नहीं मिला था, तो इसमें से आंसर हो जाएगा मंदिर का साक्ष्य भी नहीं मिला है। शेर कहीं पे, जैसे जानवर में होता है गाय हो गया, कोड़ वाला सांड हो गया, है ना, तो उसमें से आता है वो शेर, शेर का भी साक्ष्य कहीं पे नहीं मिला है, और गौ पूजा का प्रमाण भी कहीं पे नहीं मिला है। तो इस तरह से इसमें से हो जाएगा आंसर सभी, इनमें से सभी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस तीनों का साक्ष्य कहीं भी नहीं मिला है ना। मंदिर का अवशेष, शेर का साक्ष्य और गौ पूजा का प्रमाण, इन तीनों का साक्ष्य कहीं पे नहीं मिला, तो इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 में है कि आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था। आर्य जो हम लोग भारत में पहली बार आए थे, तो इसका मूल स्थान मतलब कि कहाँ से आए थे, इस तरह से कई सवाल रहता है। तो इसका अलग अलग इतिहासकार अपना अपना अलग थेसिस देते हैं कि कहाँ से आया है, लेकिन इसमें से जो सबसे प्रमुख आता है वो आता है मैक्स मुलर का। मैक्स मुलर के अनुसार जो है आर्य कहाँ से आए थे, तो इसको ध्यान रखेंगे। मैक्स मुलर बोले थे कि आर्य जो भारत में आए थे, कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे, मैक्स मुलर का कहना था। ठीक ना, तो अधिकांश इसी को मानते हैं, लेकिन अलग अलग साइंटिस्ट जो है अलग अलग तथ्यों को प्रस्तुत करते हैं। तो ध्यान रखेंगे मैक्स मुलर के अनुसार कहाँ से आया था आर्य, मध्य एशिया से। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। और अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15 मतलब कि 15 में है कि ऋग्वेद के मंत्र का पाठ करने वाले पुरोहित क्या कहलाता था। ऋग्वेद के जो मंत्र था उसका जाप करने वाले जो पुरोहित होते थे उसको कहलाता था क्या, इसको कहते थे होत्र कहते थे। ऋग्वेद हो गया, चारों वेद मतलब हो गया ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, 4 ही वेद है। तो चारों वेद के या तो रहेगा उद्गाता, मतलब उसका उच्चारण करने वाले, पाठ पढ़ने वाले, है ना, उस सब का सवाल पूछते रहता है कि कौन होता है। तो ध्यान रखेंगे ऋग्वेद का जो पढ़ता था उसको बोलते थे क्या, होत्र बोलते थे, होत्र। याद रखेंगे, बढ़िया क्वेश्चन, कई बार पूछा हुआ इस तरह का क्वेश्चन। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। और अब आ जाइए, देखिए अगला उसी का क्वेश्चन का सीरीज है आगे कि यजुर्वेद के मंत्र का पाठ करने वाले पुरोहित का नाम क्या था या उसको क्या कहते थे। तो इसको बोलेंगे क्या, अधर्वयु बोलते हैं। ऋग्वेद का रहेगा तो होत्र होगा, और यही रहेगा यदर्वयु, तो रहेगा कौन, हो जाएगा कौन, अधर्वयु यजुर्वेद का। ठीक, और एक रहेगा और क्वेश्चन देखो आगे है कि सामवेद, है ना, सामवेद के उदाहरण को क्या कहते हैं, सामवेद के जो है पुरोहित उसको क्या कहता था, तो भाई इसको कहते थे क्या, उद्गाता। इस तरह के चारों क्वेश्चन, है ना, या तो ऋग्वेद रहे, या तो यजुर्वेद रहे, या तो सामवेद रहे, सब पूछते रहते हैं। फिर से हम रिपीट कर देते हैं, हम अभी बोले थे ऋग्वेद के ऋग्वेद का जो मंत्र का पाठ करते हैं उसको कहते हैं होत्र। एक था यजुर्वेद को बोलते हैं अधर्वयु, और अब की बार आया है क्वेश्चन कौन, सामवेद के जो उद्गाता होते हैं उसको बोलते, उसका नाम उद्गाता ही है, उद्गाता उसको बोलते हैं, इसके पुरोहित को उद्गाता। 17 क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 18 में हो गया कि अथर्ववेद के मंत्र का पाठ करने वाले पुरोहित क्या कहलाते थे। अथर्ववेद के मंत्र का पाठ करने वाले पुरोहित को कहते थे क्या, ब्रह्म कहते थे, ब्रह्म कहते थे अथर्ववेद के पाठ करने वाले पुजारी को। ऑफिस में बैठ जाओ, बोलते थे क्या, ब्रह्म। क्वेश्चन नंबर 19 में है, क्वेश्चन नंबर 19 में है कि ऋग्वेद के किस मंडल में चतुर्वर्ण व्यवस्था की स्थापना की गई थी। ऋग्वेद के 10 मंडल था, तो अलग अलग मंडल में कौन कौन से मंडल में किस वर्ण की व्यवस्था किया गया है, किसके बारे में बात किया गया है, इसके सवाल पूछते रहता है। तो ये क्वेश्चन है ऋग्वेद के किस मंडल में चतुर्वर्ण व्यवस्था की स्थापना किया गया था। तो ध्यान रखेंगे चतुर्वर्ण जो है सबसे बाद में आया था, और आपको ये भी याद रखना है कि ऋग्वेद के पहला मंडल और 10वां मंडल सबसे लास्ट में जोड़ा गया था, और उसमें से भी पूछेगा सबसे लास्ट में कौन जोड़ा गया था। तो याद रखेंगे ऋग्वेद में सबसे लास्ट में जोड़ा गया था 10वां मंडल जोड़ा गया था सबसे लास्ट में। इसीलिए चतुर्वर्ण के जो व्यवस्था किया गया है, उल्लेख किया गया है, कहाँ पे किया गया है, 10वें मंडल में। 10वां मंडल में ध्यान रखेंगे, चतुर्वर्ण की व्यवस्था कहाँ पे किया गया है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में किया गया है। बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 20 में है अस्तो मां सदगम्य वाक्य किस वेद से लिया गया है। ये वाक्य बहुत फेमस हुआ है भारत में चाहे दुनिया में। अस्तो मां सदगम्य है ना, इसका जो है किस वेद से लिया गया है ये सवाल है। तो अस्तो मां सदगम्य लिया गया है किससे, इसी से ऋग्वेद से ही, ऋग्वेद से लिया गया है, ठीक ना। तो इसको भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में है कि झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या था। अब कई सारे नदियों का प्राचीन नाम आपको रखना है, जैसे पहले का नाम कुछ और था और अभी का वर्तमान में नाम कुछ और ही है ना। तो यहाँ सवाल 3-4 गोल उठाए हैं कि झेलम नदी का प्राचीनतम नाम क्या था। तो याद रखेंगे झेलम का नाम था प्राचीनतम वितस्ता बोलते थे झेलम नदी को। उसी प्रकार से 8-10 क्वेश्चन है सब एक तरह का। देखिए आगे क्वेश्चन है व्यास, है ना। क्वेश्चन आगे है कौन, व्यास। तो व्यास जो है इसका प्राचीनतम क्या था, ठीक। व्यास को बोला गया था वितस्ता, व्यास को बोलते हैं वितस्ता, ठीक। व्यास जो है उसको बोला गया था क्या, वितस्ता बोला गया था। मक्खिया बढ़ जाता है। हाँ चलिए आगे बढ़ाते हैं। कहाँ पे आ गए थे हम लोग, अश्वमेध नहीं, यहाँ तो नहीं आए थे, कुछ यहीं पे थे, है ना। हाँ देखिए यहीं पे थे, व्यास के बारे में बात कर रहे थे। रावी हो गया, व्यास, हाँ व्यास का प्राचीनतम नाम था क्या, विपाशा, है ना। झेलम का हो गया वितस्ता और व्यास का हो गया विपाशा, ध्यान रखेंगे। और एक और है बहुत फेमस क्वेश्चन, रावी का नाम जल्दी नहीं भूलना है कभी, क्योंकि रावी से सवाल बहुत अलग टाइप का पूछता रहता है। तो यहाँ तो क्वेश्चन सीधे है कि रावी का प्राचीन नाम क्या था। तो रावी का नाम था प्राचीन परुशनी, और यही वो रावी नदी है जिसके तट पर, मतलब कि जिसके किनारे 10 राज्य युद्ध हुआ था, है ना। मतलब कि 10 राजा एक तरफ था और एक राजा शासक एक तरफ था, उसमें युद्ध हुआ था, है ना। तो ध्यान रखेंगे रावी को बोला गया था क्या, परुशनी बोला गया था, परुशनी नदी बोला गया था। 14 में है गंडक का नाम क्या था। तो गंडक को बोला गया है सदा नीरा, गंडक नदी का नाम है क्या, सदा नीरा रखा गया था प्राचीन काल में। गंडक को बोलते क्या, सदा नीरा, ध्यान रखेंगे, है ना। और क्वेश्चन नंबर 15 में है कि चिनाब नदी का प्राचीन नाम क्या था। तो चिनाब को बोले थे क्या, चिनाब को बोलेंगे अस्किनी, चिनाब को बोलेंगे क्या, अस्किनी बोलेंगे। और एक बच गया लास्ट में सतलज को बोलते हैं सतुद्री। कहीं पे ऑप्शन दिख रहा है, हाँ सतलज को बोलते हैं क्या, सतुद्री बोलते हैं, सतुद्री बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में है घग्घर नदी का प्राचीन नाम क्या था। घग्घर जो नदी था उसका प्राचीन नाम क्या था। तो सबसे लास्ट में इसका ऑप्शन है, इसी को बोला गया था सरस्वती। अब देखिए यहाँ पे हम एक बार में सबको कर देते हैं जल्दी से, ताकि आपको एक बार ध्यान रहे। वितस्ता, है ना, पहला कौन था, वितस्ता। ये बोले थे किसको, झेलम को। एक सेकेंड, परुशनी हो गया रावी, परुशनी हो गया क्या, रावी। विपाशा हो गया कौन, विपाशा हो गया आपका व्यास। अरे कहाँ मक्खिया गया, इसको बोलते थे क्या, व्यास बोले थे। एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा इसको, है ना। बाकी बात वही सब, सतुद्री हो गया, सतलज हो गया, घग्घर हो गया, अस्किनी चिनाब हो गया, है ना, सतानीरा गंडक हो गया, यही सब बोलना चाह रहे थे। क्वेश्चन नंबर 28 में, मतलब 28 में है कि भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक मतलब किसको, मतलब आदमी को नहीं, किस वेद को। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे साम वेद को कहा जाता है संगीत का जनक। साम वेद को संगीत का क्या कहेंगे, जनक कहेंगे। और 29 में है यज्ञ एवं बलि, जो यज्ञ होता है, बलि देते हैं लोग, है ना, उसका व्यवस्था यज्ञ एवं बलि संबंधी मंत्र गद और पद दोनों में होता था। इसका वर्णन किस वेद में है। तो ध्यान रखेंगे इसका वेद था किसमें, यजुर्वेद में था, यजुर्वेद में था, है ना, यजुर्वेद में, ध्यान रखेंगे। और एक क्वेश्चन और है उसी संबंधित, है ना, एक क्वेश्चन और है। अच्छा ये तो छूट गया क्वेश्चन, ये कहाँ गया, जादू टोना, जादू टोना हो गया, मंत्र वशीकरण हो गया, भूत प्रेत हो गया। इस तरह के कहाँ पे मिलता है व्याख्या। तो इसका मिलता है सबसे लास्ट में, मतलब कि अथर्ववेद में। अथर्ववेद में जादू टोना हो गया, मंत्र वशीकरण हो गया, भूत प्रेत हो गया, है ना, यंत्र बनवाना हो गया, इस तरह के शामिल किया गया था। कहाँ पे, अथर्ववेद में, ठीक। तो यहाँ तक अभी तक हो गया 30 क्वेश्चन, मतलब कि 30 क्वेश्चन कंप्लीट।
आगे है सभा व समिति को प्रजाति की दो पुत्रियां वेद में कहा गया था, है ना, किस वेद में कहा गया था? तो ध्यान रखेंगे सभा और समिति को प्रजापति के दो पुत्री के रूप में निरूपित किया गया है, किस वेद में? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में सभापति को जो है ना, सभा और समिति को प्रजापति के दो पुत्री के रूप में उल्लेखित किया गया था, है ना। ये हो गया 31। 32 में हो गया भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? भारत का राष्ट्रीय वाक्य था कौन? सत्यमेव जयते, जो बहुत फेमस क्वेश्चन है। ये कहाँ से लिया गया था? मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद से लिया गया था भारत का जो आदर्श वाक्य है कौन? सत्यमेव जयते। बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसे बहुत बार पूछते रहता है। 32 हो गया। आते 33 में यम एवं नचिकेता के जो संवाद हुआ था कठोपनिषद से, मृत्यु और जीवन से संबंधित बातें हुई थी। यम और नचिकेता के भी एक बच्चा था नचिकेता, यमराज से बात हो रही थी, है ना। तो उसमें याद रखेंगे कठोर प्रश्न पूछे जा रहे थे बच्चे के द्वारा यमराज से। तो उसी से आधा संबंध करके कि इसका वर्णन जो है कहाँ पे है? कठोपनिषद में। कठोपनिषद में इसका वर्णन किया गया, किसका? यम एवं नचिकेता का संवाद का वर्णन किया गया है। ठीक। और क्वेश्चन नंबर 34 में है अश्वघोष यज्ञ की विवेचना किस उपनिषद में किया गया है? तो अश्वघोष यज्ञ की व्यवस्था हो गया, उल्लेख हो गया, किस में किया गया था? ये किया गया था बृहदारण्यकोपनिषद। बृहदारण्यकोपनिषद में किया गया था, किसका? अश्वमेघ यज्ञ के, है ना। और एक और है क्वेश्चन, है ना, कि बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन किस में किया गया था? बुद्ध भगवान गौतम बुद्ध जो थे उनका पंचशील सिद्धांत कहाँ से लिया गया था, या मतलब उसका वर्णन कहाँ पे किया गया है? तो बुद्ध का वर्णन किया गया था आपको छांदोग्य उपनिषद में। छांदोग्य उपनिषद में किया गया था बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन। उसी प्रकार से क्वेश्चन 36 में है कि नवपाषाण स्थल गुफ कराल, इसका नाम था। नवपाषाण स्थल एक था जिसका नाम था गुफ कराल, और उसी का नाम था बाद में बदल के कर दिया गया कलाल, है ना। तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कुम्हार की गुफा। ध्यान रखेंगे, गुफ कराल या कलाल का अर्थ होता है कुम्हार के गुफा होता है। इतिहास का ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 37 में है बुर्ज होम, और लिखल रहेगा या तो कहीं कहीं पर लिखल रहेगा बुर्जा होम। तो बुर्ज होम का अर्थ होता है क्या? बुर्ज होम का अर्थ होता है भुर्ज वृक्ष का स्थान, है ना। पृथ्वी के नीचे में मिट्टी में अंदर में जो है कुछ लोग मतलब कि गड्ढे बना कर रहते थे, उसमें कुछ शवदाह भी होता था, है ना। उसी को बोला गया था बुर्ज होम, और इसका अर्थ होता है भुर्ज वृक्ष का स्थान होता है, ध्यान रखेंगे, है ना। और 38 में है आर्य का अर्थ क्या होता है? आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ बोल सकते हैं, सबसे कुलीन बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है श्रेष्ठ व्यक्ति। तो आर्य का मतलब होता है क्या? श्रेष्ठ व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ व्यक्ति। 39 में है, 39 में आ गया, हाँ ठीक है। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया, और पुरंदर का अर्थ क्या होता है? ऋग्वेद में इंद्र को कहा गया था क्या? पुरंदर। और पुरंदर का अर्थ क्या होता है? पुरंदर का अर्थ होता है दुर्ग को तोड़ने वाला। जो बाहर में चार दीवारी बनाते हैं, दुर्ग बनाते हैं, उसको तोड़ने वाला, इसी को बोल सकता। कहीं कहीं पे लिखा रहेगा किला को तोड़ने वाला। बैठ जाओ 5 मिनट, 5 मिनट बैठो ना, पंखा नहीं चल रहा है। अच्छा 5 मिनट बैठो ना, 5 मिनट। किला को तोड़ने वाला इसको बोला गया था। क्वेश्चन नंबर 40 में है कि 10 राज्य युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? 10 राज्य युद्ध हुआ था किस नदी के तट पर? यही अभी बोल रहे थे, रावी नदी के तट पर। इसका नाम था क्या? परुशनी, है ना। तो रावी नदी रहे या परुशनी नदी रहे, आंसर वही होगा। 41 में है 10 राज्य युद्ध का उल्लेख किस मंडल में किया गया है? तो 10 राज्य युद्ध का मंडल वर्णन किया गया किसमें? आपका 10 राज्य युद्ध का मंडल किया गया है किसमें? आपको हो जाएगा 9वें मंडल में। 9वें मंडल में किस किया गया था इसका 10 राज्य युद्ध का वर्णन। और क्वेश्चन नंबर 10 में है कि मादक रस जिसको बोला गया था सोम रस, इसका उल्लेख किस मंडल में किया गया था? तो सोम रस का उल्लेख किया गया था 9वें मंडल में। 9वें मंडल में किसका वर्णन किया गया था? सोम रस का। क्वेश्चन नंबर 43 में है अधन्या का अर्थ क्या होता है? अधन्या का मतलब होता है गाय या गौ जिसको बोलते हैं। अधन्या किसको बोलते थे? गौ को, है ना, गौ को बोलते थे क्या? अधन्या। 44 में है गाय का प्राचीन नाम क्या है? अच्छा वही तो हो गया, गाय का प्राचीन नाम क्या था? अधन्या हो गया, अधन्या। अब यहाँ से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है, 8, 10 गो 11 गो करीब जो प्राचीन नाम में क्या था, अभी उसका नाम क्या है। जैसे हम बोलते हैं धनी व्यक्ति, तो धनी व्यक्ति को
ऋग्वेद में उसका नाम क्या था? तो धनी व्यक्ति को बोले थे क्या? धनी व्यक्ति को बोले थे गोमत। याद रखेंगे, धनी व्यक्ति को बोले थे क्या? गोमत बोला गया था धनी व्यक्ति को, ध्यान में रखेंगे। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 46 में है, राजा का प्राचीन नाम क्या था? जो आजकल हम लोग राजा बोलते उसको पहले क्या बोलते थे? उसको पहले बोलते थे गोप्ता। राजा का प्राचीन नाम था क्या? गोप्ता था। 46 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर आते हैं 47। समय का प्राचीन नाम क्या है? अभी जो हम लोग समय बोलते हैं, टाइम बोलते हैं, उसका प्राचीन नाम था गोधूली। समय का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा? गोधूली। हालांकि अभी 10th का 9th का किताब जो आता है उसका नाम आता है गोधूली, है ना। हालांकि गोधूली का मतलब संध्या समय होता है, लेकिन समय ध्यान रखेंगे। दूरी का प्राचीन नाम क्या है? दूरी को बोला गया था आपको गवयुति। दूरी को बोला गया था, नाम था क्या? गवयुति नाम था। दूरी का नाम था क्या? गवयुति, है ना। और 40 नंबर क्वेश्चन में है कि पुत्री का प्राचीन नाम क्या है? पुत्री को बोला गया था दुहिता। दुहिता नाम था किसका? पुत्री का, ध्यान रखेंगे, है ना, दुहिता। इसलिए कि गाय को दुहती थी पुत्री लोग, इसके अलावा उसका नाम पड़ा था दुहिता। और क्वेश्चन नंबर 50 में है कि अनाज का प्राचीन नाम क्या है? अनाज को बोला गया था धान्य। कहीं पे ऑप्शन होगा धान्य, है ना, हाँ, यहाँ धान्य को बोला गया था क्या? अनाज। तो जितने भी सब क्वेश्चन है प्राचीन नाम जो बहुत इंपॉर्टेंट है वही सब खाली है, सब नहीं है, है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में है कि पशु चारण योग्य भूमि को क्या कहते थे? पशु चारण योग्य जो भूमि था उसको बोलते थे खिल्य, है ना। पशु चारण योग्य भूमि को बोला गया था क्या? खिल्य बोला गया था। और एक और है कि हल से बने नालियाँ, हल से जो बनता है नाली, गड्ढा स्थान, उसको बोला गया था सीता भूमि। उसको बोला गया था क्या? सीता, है ना। और एक क्वेश्चन और है कि गोबर की खाद का प्राचीन नाम क्या था? तो इसको बोला गया था करीस बोला गया था, इसका नाम था करीस, ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट में है, वैदिक काल में युद्ध के देवता कौन थे? वैदिक काल में युद्ध के देवता थे इंद्र भगवान को ही बोला गया था क्या? युद्ध के देवता। और इन्हीं इंद्र का मतलब होता था क्या? पुरंदर इसका नाम था। और पुरंदर मतलब होता था क्या? किला तोड़ने वाला, दुर्ग तोड़ने वाला, दुर्ग जीतने वाला, इसको बोल सकते हैं इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 55 में है कि वैदिक काल में आर्यों की देवी कौन थी? अच्छा, देव तो हो गया इंद्र, लेकिन देवी कौन थी? तो देवी थी अदिति। अदिति को बोला गया था वैदिक काल के देवी बोला गया था अदिति को, ठीक। और क्वेश्चन नंबर 56 में है, वैदिक काल में देवताओं में सबसे प्राचीन कौन थे? तो वैदिक काल में देवताओं में सबसे प्राचीन थे कौन आपका? यहाँ पे कैसे लिखा गया है? द्यौस, ऐसे लिखा रहेगा आपको ऑप्शन में, इस तरह से द्यौस होता है, या तो ऐसे लिखा रहेगा या तो फिर ये ऐसे लिखा हुआ रहेगा द्यौस, है ना। सबसे प्राचीन देवता थे कौन? द्यौस। और 57 में है कि वर्षा के देवता कौन थे? ध्यान रखेंगे, वर्षा के देवता इंद्र नहीं थे, इंद्र थे लड़ाकू देवता, है ना। वर्षा के देवता थे पर्जन्य। वर्षा के देवता कौन थे? पर्जन्य। मत समझ लिया, अब वर्षा पर जाओ, पानी पर जाओ तो याद रखना पर्जन्य, है ना। और तूफान के देवता हो जाएगा मारुत। तूफान के देवता कौन? मारुत। और पशुओं के देवता थे रुद्र। तो इस तरह से अलग अलग कर्मकांड के लिए, अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग देवता का उल्लेख किया गया था। अब आते हैं क्वेश्चन 60 में कि उत्तर वैदिक काल का समय कब से कब तक माना जाता है? तो उत्तर वैदिक काल जो होता है उसका समय माना जाता है 1000 से 600 ईस्वी पूर्व तक। 1000 से 600 ईस्वी पूर्व तक को बोला गया था उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल बोला गया था, ठीक। बैठा ना, अभी बीच में खत्म हो जाएगा वीडियो, फिर उससे बैठो ना, कहाँ जाएगी? बैठो। बैठो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में है कि वेदांग का अर्थ क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में है क्या? वेदांग का अर्थ क्या है? तो बैठो। वेदांग का अर्थ क्या है? तो इसमें ध्यान रखेंगे, वेदांग का अर्थ जो होता है वेद की सहायक विद्या। वेद की सहायक विद्या को बोला गया था क्या? वेदांग बोला गया था, है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में है कि राजसूय यज्ञ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो राजसूय यज्ञ का शाब्दिक अर्थ होता है राजकीय संसार। राजसूय यज्ञ का शाब्दिक अर्थ होता है राजकीय संसार। इसी तरह से रहेगा अश्वमेध यज्ञ का शाब्दिक अर्थ, तो बोलेंगे घोड़े की बलि, बाली नहीं बलि, घोड़े की बलि होता है अश्वमेध यज्ञ का मतलब। और एक शब्द रहेगा वाज भी किया गया था वहाँ पे प्रयोग वैदिक काल में। तो वाज का शाब्दिक अर्थ होता है शक्ति का पान। जो शक्ति का पान करता है, शक्ति को अपने आप में अंतर्गत करता है, उसको बोलते हैं वाज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में है कि सती प्रथा का प्रथम प्रमाण किस अभिलेख से मिलता है? तो यह मिलता है भानुगुप्त के एरन अभिलेख से। भानुगुप्त का एरन अभिलेख जो था उससे मिलता था क्या? सती प्रथा का प्रमाण, जिसमें जो है अगर किसी का पति मर गया तो महिलाएं उस पर जाके चिता सती हो जाती थी, मर जाती थी अपने को खुद को।
क्वेश्चन नंबर 66 में है कि सर्वप्रथम सोने का सिक्का किसने जारी किया था। सोने का सिक्का जारी किया था किसने सर्वप्रथम। अगर रहेगा तो बोलना है हिंद यूनानी, है ना। अगर रहेगा सबसे अधिक मतलब सर्वाधिक स्वर्ण का सिक्का, है ना, तो बोलना है कुषाण शासक, है ना। यही रहेगा सबसे अधिक मात्रा में, है ना, तो बोलना है गुप्त शासक, है ना। और यही रहेगा सीसा का सिक्का किसने चलाया था, तो ध्यान रखेंगे सीसा चलाया था कौन, सातवाहन शासक। सातवाहन शासक चलाया था सीसा के सिक्का। 70 में है प्राचीन वस्तुओं का समय का निर्धारण कैसे किया जाता है। प्राचीन काल में जो वस्तुएं अभी मिलती है हम लोगों को, तो उसका कब हम कैसे मानते हैं कि वो किस एरा का रहा होगा, किस समय का रहा होगा। तो उसमें जो है ना कार्बन 14 को हम लोग देखते हैं, कार्बन 14 से उसका पता लगाते हैं कि किस वर्ष का ये रहा होगा, कार्बन 14 से। ठीक। 71 में है सिक्का के अध्ययन करने वाले आदमी को क्या कहते हैं, तो सिक्का के अध्ययन जो करता है उसको बोलते हैं न्यूमिस्मैटिक्स। न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है, सिक्का के अध्ययन करने वाले को बोलते हैं क्या, न्यूमिस्मैटिक्स। और 72 में है पुराने दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन को क्या कहते हैं। जो पुराना दस्तावेज है उसके प्राचीन तिथि के अध्ययन जो करता है उसको बोलते हैं क्या, पेलियोग्राफी। पेलियोग्राफी कहा जाता है, पेलियोग्राफी उसको कहते हैं। ठीक। 73 में है भारत का सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है, तो भारत का सर्वप्रथम अभिलेख मिलेगा कहाँ पे, हाथी गुम्फा अभिलेख में। भारत का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पे, हाथी गुम्फा अभिलेख में। उसी प्रकार से रहेगा कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख से। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे, हाथी गुम्फा अभिलेख से। फिर है पुलकेशिन द्वितीय का संबंध किससे है, तो पुलकेशिन द्वितीय का संबंध है ऐहोल अभिलेख से। ऐहोल अभिलेख से किसका संबंध है, पुलकेशिन द्वितीय का। नेक्स्ट में है गौतमी बालकृष्ण का संबंध किससे है, तो इसका संबंध है नासिक अभिलेख से। गौतमी बालकृष्ण का संबंध किससे, नासिक अभिलेख से है गौतमी बालकृष्ण का। नेक्स्ट में है रुद्रदामन का संबंध किस अभिलेख से, तो रुद्रदामन का संबंध है किससे, रुद्रदामन हो जाएगा किससे, जूनागढ़ से। जूनागढ़ अभिलेख से हो जाएगा क्या, रुद्रदामन का संबंध। और होता है एक समुद्रगुप्त का संबंध किससे, समुद्रगुप्त होता है किसके, प्रयागराज प्रशस्ति लेख से। प्रयागराज प्रशस्ति लेख से संबंध है किसका, समुद्रगुप्त का। और बच गया एक मालवा के नरेश एक था जिसका नाम था यशोवर्मन। इसका संबंध किससे रहेगा, तो इसका संबंध रहेगा आपका मंदसौर से। मंदसौर से ध्यान रखेंगे, है ना। और एक है प्रतिहार नरेश भोज। भोज का संबंध किससे है, ग्वालियर अभिलेख से। प्रतिहार नरेश भोज का संबंध किससे है, ग्वालियर अभिलेख से। क्वेश्चन नंबर 81 में है कि बंगाल के शासक विजय सेन, इसका संबंध किससे है, ध्यान रखेंगे देवपाड़ा के अभिलेख से संबंध है बंगाल के शासक विजय सेन का, देवपाड़ा के अभिलेख से। और एक बच गया भीतरी अभिलेख, इसका संबंध है स्कंद गुप्त से। स्कंद गुप्त से संबंध है किसका, भीतरी अभिलेख का, ये भी आप रखना है। कुछ और स्तंभ है जिसे मेहरौली स्तंभ, इसका संबंध किससे, चंद्रगुप्त द्वितीय से, है ना। एक है मथुरा स्तंभ, इसका संबंध भी किससे है, चंद्रगुप्त द्वितीय से ही संबंध है मथुरा स्तंभ का भी। एक है एरन अभिलेख, बता चुके थे, बार बार हम बताए थे, इसका संबंध किससे, भानुगुप्त से। भानुगुप्त से है एरन अभिलेख, इसी से मिला है प्रमाण किसका, सती प्रथा का। और एक और है तालगुंडा स्तंभ अभिलेख। तालगुंडा स्तंभ अभिलेख का प्रमाण मिलता है किससे, किससे संबंधित है, ये है मयूर शर्मन से। मयूर शर्मन से इसका संबंध है। और एक क्वेश्चन और है कि कौन सा वेद चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। चिकित्सा शास्त्र मतलब कि आयुर्वेद से संबंधित कौन है, तो ये है ऋग्वेद। ऋग्वेद ध्यान रखेंगे। और वही रहेगा क्वेश्चन कि कौन सा वेद युद्ध का संबंधित है, धनुर्वेद, तो उसको बोलते हैं यजुर्वेद। युद्ध से संबंधित कौन है, यजुर्वेद। और फिर है कौन सा वेद कला एवं संगीत से संबंधित है, कला संबंधित से कौन, सामवेद। और एक है 90 में कौन सा वेद भवन निर्माण कला से संबंधित है, इसको बोलते हैं क्या, भवन निर्माण हो गया, शिल्प कला हो गया, इसको बोलते हैं। सबसे लास्ट में जो था वेद कौन, जिसको बोलते थे अथर्ववेद। अथर्ववेद से संबंधित है कौन, लास्ट में भवन निर्माण कला। अष्टाध्यायी के लेखक कौन होता है, पाणिनि, जिसमें व्याकरण की बात कहा गया था। महाभारत के लेखक हो जाता है कौन, वेद व्यास। रामायण का हो जाएगा वाल्मीकि, है ना। अर्थशास्त्र का हो जाता है कौटिल्य, ठीक, अर्थशास्त्र का हो जाएगा कौन, कौटिल्य। अभिज्ञान शाकुंतलम के हो जाएगा कौन, कालिदास। कालिदास हो जाएगा इसका अभिज्ञान शाकुंतलम के। नेक्स्ट क्वेश्चन है इतिहास का जो पिता का नाम था क्या, हेरोडोटस, है ना। इसका पुस्तक इतिहास के पिता जिसको बुक लिखा था हिस्टोरिका, इसके बुक का नाम है हिस्टोरिका। और बोल रहा है इसकी रचना कौन था, वही क्या था, हेरोडोटस। हेरोडोटस क्या था, है ना। 97 में है ज्योग्राफी नामक पुस्तक रचना कौन किया था, ये क्या था, टॉलमी। टॉलमी जो है किया था किसके बारे में, ज्योग्राफी पुस्तक का नाम है।
और एक है नेचुरल हिस्ट्री, इसका राइटर था प्लिनी, नेचुरल हिस्ट्री के प्लिनी, है ना। और एक है CU की, CU के होता है आंसर वेनसांग, CU रचना किया था कौन, वेनसांग। इंडिका का रहेगा तो बोलना है मेगास्थनीज, बहुत फेमस क्वेश्चन है। फिर है कि मेगास्थनीज किसके दरबार में शासनकाल में आया था, तो आया था किसके दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। फिर रहेगा फाहियान किसके शासनकाल में आया था, तो आया था जो चंद्रगुप्त द्वितीय रहेगा या विक्रमादित्य रहेगा, इसके शासनकाल में आया था। और अंतिम क्वेश्चन है कि वेनसांग किसके शासनकाल में आया था, तो वेनसांग आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में। तो इस तरह से पूरा का पूरा 100 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।